ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर नीरज नागपाल हूँ और मैं एक छोटी सी डॉक्टरों की संस्था मेडिकोज लीगल एक्शन ग्रुप चला रहा हूँ। हमारी आवाज़ आप तक पहुँचाने में हम सक्षम नहीं रहे हैं और इसलिए मैं ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा हूँ आप तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए। सर, मेडिकल प्रोफेशन पिछले 20 से 30 सालों में बहुत प्रॉब्लम्स में घिरता जा रहा है, बहुत सी नई नई मुश्किलों का सामना कर रहा है, खास तौर पे जो मॉडर्न साइंटिफिक मेडिसिन, जिसे आप एलोपैथी के नाम से भी जानते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर मैं कहूं तो वो जो डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस हो रही है, जो एक एपिडेमिक का रूप ले चुकी है और अनलेस इसको संभाला गया तो ये बहुत मुश्किलें कर सकती है। आईएमए, जो हम डॉक्टर्स की एक पेरेंट बॉडी है, उसने एक स्टडी की थी जिसमें यह पाया गया कि 75% डॉक्टर्स वायलेंस फेस कर चुके हैं। ये बात डॉक्यूमेंटेड है, पब्लिश्ड है। कम से कम मेरी नॉलेज में 4 डॉक्टर्स हैं जो अपनी जान से हाथ धो चुके हैं और ये डॉक्टर टी सेठुलक्ष्मी तमिलनाडु में, डॉक्टर सुनील के सिंह जसपुर में, डॉक्टर वसंत वमन जयकर मुंबई में और एक डॉक्टर बलवान सिंह दिल्ली में। इसके अलावा अगर और हैं तो वो मेरी नॉलेज में नहीं है, मगर ये तो डेफिनेटली मेरी नॉलेज में हैं जो डॉक्टर्स वायलेंस का शिकार हुए। जब हम अथॉरिटीज को अप्रोच करते हैं कि सर डॉक्टर्स के खिलाफ वायलेंस हो रही है, तो कई अथॉरिटीज से हमें जवाब मिलता है कि आखिर वायलेंस सोसाइटी में बढ़ रही है, डॉक्टर्स में ऐसी क्या खास बात है, वो अलग उनके लिए कोई एक्ट या कोई प्रावधान क्यों किया जाए। उनका मानना है, या जो सवाल हमसे पूछे जाते हैं कि भाई वायलेंस किसी के अगेंस्ट भी होती है, इंडियन पीनल कोड के सेक्शंस हैं वो लगाए जाते हैं, जैसे सेक्शंस किसी और के लिए लगाए जाते हैं वैसे ही डॉक्टर्स के लिए लगेंगे। अलग से हमें उसके लिए किसी लॉ की क्या आवश्यकता है? वो आवश्यकता है। उसका कारण मैं बताना चाहूंगा सर, क्योंकि जब किसी डॉक्टर के साथ वायलेंस होती है तो वो डॉक्टर चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा हो या प्राइवेट में काम कर रहा हो, जो दूसरे मरीज जो उस वायलेंस से रिलेटेड नहीं थे मगर जो वहां पे दाखिल थे, जो दूसरे मरीज उस डॉक्टर को मिलने आए थे, उनकी केयर कुछ समय के लिए सब स्टैंडर्ड जरूर हो जाती है। अगर ये बड़ा अस्पताल है और एक डॉक्टर के साथ वायलेंस हो रही है, दूसरे डॉक्टर्स का ध्यान भटकता है मरीजों से, ये जो सब स्टैंडर्ड केयर कुछ समय के लिए एक वायलेंस के कारण होती है, इसमें हमारा काम ऐसा है कि अगर हम हर समय नजर ना रखें तो किसी की मौत भी हो सकती है। अब ये बात समझाने का मेरे पास और कोई दूसरा तरीका नहीं है। मैं सिंपली एक एग्जाम्पल दूंगा कि अगर कोई किसी को मारता है और उसको अपना काम करने से रोकता है तो आईपीसी के बहुत से सेक्शंस हैं वो लगाए जा सकते हैं और जैसे किसी आम इंसान को प्रोसिक्यूट किया जाता है वैसे करा जा सकता है। मगर सपोज एक प्लेन उड़ाया जा रहा है और उसके पायलट के साथ वायलेंस होती है और उसके पायलट्स को काम करने से रोक दिया जाता है उस वायलेंस के कारण, तो जो यात्री उस विमान में बैठे हैं जिनका उस वायलेंस के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं था, उनकी जान भी खतरे में आती है। और ऐसी स्थिति में वायलेंस अगेंस्ट पायलट्स हु आर फ्लाइंग अ प्लेन हैज टू बी टैकल्ड एट अ डिफरेंट लेवल देन वायलेंस अगेंस्ट अ कॉमन मैन ऑन द स्ट्रीट। और यही कारण है कि इनको एक, जिस तरह एक टेररिज्म का दर्जा दिया जाता है कि अगर आप किसी प्लेन के उड़ते हुए प्लेन के पायलट के को जाके आप मारपीट करो तो आपको एक टेररिस्ट का दर्जा मिल जाएगा। वही मारपीट आप किसी गली में किसी दुकानदार के साथ कर रहे हो तो वो सिंपल मारपीट है। डॉक्टर्स जब अपना काम कर रहे हैं
उसमें भी यही स्थिति आती है, क्योंकि जब हम मरीजों की देखभाल कर रहे हैं और मेरे साथ वायलेंस होती है तो मुझे अपने बाकी मरीजों को देखने से फोर्सिबली रोका जा रहा है। जिन मरीजों को देखने से मुझे फोर्सिबली रोका जा रहा है, चाहे वो घंटे के लिए है, चाहे 2 दिन के लिए है, चाहे 2 हफ्ते के लिए है, कुछ लोग मेरे पे निर्भर थे और हो सकता है उनमें से किसी की जान भी चली जाए। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि डॉक्टर्स के साथ जो वायलेंस है उसको आप किसी आम इंसान के साथ वायलेंस से कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए आपको एक नए लॉ की जरूरत है या इंडियन पीनल कोड में अमेंडमेंट होनी चाहिए जिसमें वायलेंस डॉक्टर्स के साथ जो है उसको एक अलग सेक्शन के अंडर एक अलग तरीके से टैकल किया जाए। सर, इसी तरह मेरा दूसरा कारण यह है कि जब डॉक्टर्स खास तौर पे रूरल एरिया में, हम कहते हैं एमबीबीएस डॉक्टर रूरल एरिया में नहीं जाते। रूरल एरिया में जब एमबीबीएस डॉक्टर्स के साथ मारपीट होती है वो अपने आप को आइसोलेटेड फील करते हैं और एक डॉक्टर के साथ मारपीट कम से कम 100 डॉक्टरों को गांव में जाके, रूरल एरिया में जाके काम करने से डिस्करेज करता है और ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इसका हालांकि कोई स्टडी नहीं की गई है, मगर सीधा एग्जाम्पल मैं दूंगा। पंजाब में जब टेररिज्म पीक पे था उस समय बहुत से डॉक्टर्स पंजाब छोड़ के, खास तौर पे हिंदू डॉक्टर्स पंजाब छोड़ के हरियाणा, दिल्ली और कई स्टेट्स में जाके सेटल हुए। ये बात सबको नियरली मालूम है, मगर कोई अनफॉर्चुनेटली स्टडी इस चीज पे नहीं की गई। उसका कारण यही था कि किसी का भी अगर क्रिमिनल इंटेंशन है तो डॉक्टर्स, वो इंटेंशन किसी भी कारण से, तो डॉक्टर्स बड़ा इजी और वल्नरेबल टारगेट होते हैं जिनको आसानी से विक्टिम बनाया जा सकता है। और ये चीज जब रूरल एरिया में होती है तो उसको डॉक्टर को अपने आप को आइसोलेटेड फील करता है, वो अपने आप को घिरा हुआ फील करता है और एंड रिजल्ट ये होता है कि वो जगह छोड़ के जैसे ही प्रॉब्लम में से निकलता है वो जगह अपनी प्रैक्टिस बंद कर देता है और उसके आगे जो पूछते हैं वो भी उसमें नहीं आती वहाँ पे उस एरिया में काम करने के लिए। और जो लोग उस बात को सुनते हैं या जिनको पता लगता है उस बारे में, उनमें से भी अगर किसी में इच्छा होती है कि हम गांव में जाके काम करें तो वो भी काम नहीं करते। क्वालिफाइड जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट्स हैं, बार बार हम कहते हैं कि जी इनका नंबर कम है, मगर जब वायलेंस होती है डॉक्टर्स के अगेंस्ट, इतने हार्ड वर्क के बाद 14-14 साल की पढ़ाई करते हैं डॉक्टर्स, इतनी मेहनत शायद ही किसी और प्रोफेशन में 100, 110, 112 घंटे हफ्ते में काम करना पड़ता है। कोई फैमिली से टोटली कट ऑफ रहते हैं। उसके बाद जब कभी वायलेंस इस तरह की होती है तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और डॉक्टर्स जो उनके जानने वाले हैं और वो खुद भी, कितने ही डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ जो ऐसी एक आध इंसिडेंट्स के बाद वो कंट्री ही छोड़ के कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई यूएसए चला गया, कोई यूके चला गया, जहां उन्हें लगा कि जो कंट्रीज बेटर डेवलप्ड हैं, जहां उनको इतने बारबैरिक वर्किंग एनवायरनमेंट में नहीं काम करना पड़ेगा, वो देश ही छोड़ के चले गए। और एक जने के साथ जब ऐसी चीज होती है उसको सुन के 100 जने और डिस्करेज होते हैं कंट्री में रहने से। सो डॉक्टर्स लूज करता है कंट्री, जो एक वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स है। ये ह्यूमन रिसोर्स इंडिया ब्लीड करता है हर वायलेंस के इंसिडेंट्स के साथ। तीसरी चीज, यंगस्टर्स। आप अगर एक सर्वे करवाएं, आप देखेंगे डॉक्टर्स की फैमिली में पुराने जमाने में बच्चे डॉक्टर्स ही बना करते थे। आजकल डॉक्टर्स के बच्चे कुछ भी करने को तैयार हैं, डॉक्टरी करने को तैयार नहीं है और ये काफी कॉमन होता जा रहा है।
रीजन यही है कि वो इस तरह के इंसिडेंसेस जब देखते हैं, वो कंपेयर करते हैं अपने आप को अपने फ्रेंड्स के साथ जो दूसरे उनके साथ कक्षा में होते थे, कि वो तो भाई 5 साल उन्होंने इंजीनियरिंग की, एमबीए की, जो कुछ भी किया, वो तो 2.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, आराम से बैठे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, और हम यहाँ पे बैठ के मरीजों की सेवा भी कर रहे हैं 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, उसके बाद मार पड़ रही है. सो दे गेट डिस्करेज्ड, एंड व्हेन द यूथ गेट्स डिस्करेज्ड, they do not join the profession. This is another loss. So violence against doctors cannot be treated on the same platform as violence against a common man. कुछ लोगों का ये मानना है कि डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रही है ये जस्टिफाइड है क्योंकि डॉक्टर्स बहुत कमर्शियल हो गए. ये बहुत सुनने को मुझे मिलता है जब भी मैं कहीं किसी से डिस्कशन में होता हूँ या बातचीत करने जाता हूँ या लेक्चर देने जाता हूँ, कहीं ना कहीं ये बात उठ के जरूर आती है कि जी डॉक्टर्स बहुत कमर्शियल हो गए. अगर कमर्शियल होने से ही वायलेंस रिलेटेड है तो प्लीज मुझे समझाइए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं या नियरली फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वहां वायलेंस क्यों हो रही? वायलेंस का कारण सो कॉल्ड कमर्शियल होना डॉक्टर्स का 60-70% वायलेंस जो हो रही है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो रही है, रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ हो रही है. उनका कमर्शलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है. वो कोई फोर्टिस में काम नहीं कर रहे, वो कोई मैक्स हॉस्पिटल में काम नहीं कर रहे, वो बेचारे अपनी ट्रेनिंग करने, पोस्ट ग्रेजुएशन करने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में काम कर रहे हैं, पीजीआई में काम कर रहे हैं, सफदरजंग में काम कर रहे हैं. मैक्सिमम वायलेंस इन लोगों के अगेंस्ट होती है. एक वॉर लाइक जोन बना हुआ है. छोटे मोटे पॉलिटिशियंस जो पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, वो उनको लगता है कि वो अपनी जोर आजमाइश या अपना नाम वहां पे बना सकते हैं और आकर के इस तरह वायलेंस में इंडल्ज करके ये डिस्करेज करते हैं यंगस्टर्स को कि आगे प्रोफेशन में ना रहें या प्रोफेशन छोड़ दें या देश छोड़ दें, जो इंडिया के लिए लॉस है. मेरी सोच ये है. दूसरी चीज, कईयों से मुझे ये सुनने को मिलता है, खास तौर पे जब हम किसी वायलेंस के इंसिडेंट्स के लिए पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, तो जो एसएचओ साहब हैं उनका रवैया ये होता है कि डॉक्टर साहब उसका भी तो मरीज मर गया, तो वो भी जस्टिफाइड है गुस्सा होने में. देखिए, अगर एक क्राइम मैं करता हूं और वो जस्टिफाइड है क्राइम, आपको लगता है कि वो जस्टिफाइड क्राइम है, तो फिर तो मतलब हमें जितने जस्टिफाइड क्राइम हैं उनको प्रोसिक्यूट करना ही नहीं चाहिए. तो किसी ने इंदिरा गांधी जी को मारा तो हम उस बेचारे को क्यों जेल में डाल के बैठे हैं? उसकी नजर में तो वो जस्टिफाइड क्राइम था. किसी ने राजीव गांधी को मारा, हम उसको क्यों प्रोसिक्यूट कर रहे हैं? हम क्यों जेल टर्म दे रहे हैं? उसकी नजर में था कि हाँ भाई उन्होंने श्रीलंका में आईपीकेएफ भेजी, उनको अपनी जस्टिफिकेशन थी. मगर जब आप कोई क्राइम करते हो, आप उसको जस्टिफाइड सोचते हो, वो मैटर नहीं करता. अगर लॉ उसको एक क्राइम मानता है तो उसको प्रोसिक्यूट होना बनता है. और जब आप ये कहते हो कि हाँ जी उसका मरीज भी तो मर गया तो इसलिए वो उसने गुस्से में मार दिया, तो ये जस्टिफाइड था. ये जस्टिफाइड नहीं है. वायलेंस किसी भी किस्म की डॉक्टर के अगेंस्ट जस्टिफाइड नहीं है. और जितनी जल्दी हम ये बात समझ लें उतनी जल्दी देश के लिए अच्छा होगा. कई डॉक्टर्स की मीटिंग्स में जब मैं लेक्चर देता हूं, बात उठती है कि जी हमें बाउंसर्स रख लेने चाहिए, प्राइवेट सिक्योरिटी रख लेनी चाहिए. ये प्राइवेट सिक्योरिटी, ये बाउंसर्स, ये काउंसलर्स जिनकी हम बात करते हैं, आखिर इनका खर्चा कौन उठाएगा? आगे इलाज सीधा होता था, डॉक्टर इलाज करता था, मरीज इलाज कराता था. मरीज जो पैसे देता था वो डॉक्टर की फीस देता था. अब वो बाउंसर की भी फीस देगा, अब वो काउंसलर की भी फीस देगा, और डॉक्टर और जो खर्चा इलाज का खर्चा है वो तो आएगा ही आएगा. ये सब जो अननेसेसरी खर्चे हैं, फिर ये और गुस्से का कारण बनते हैं. मरीज और गुस्सा होते हैं कि हाँ जी बिल बहुत बन गया. कहने का मतलब ये है
कि अल्टीमेटली आप डॉक्टर्स के साथ वायलेंस को उस लेवल पे नहीं डील कर सकते जिस लेवल पे आप एक कॉमन मैन के साथ वायलेंस को डील करते हो। जो नॉर्मल सेक्शंस ऑफ आईपीसी हैं किसी भी वायलेंस के लिए, वो सेक्शंस अगर हम उसी तरीके से अप्लाई करेंगे जैसे कॉमन पर्सन के लिए करते हैं तो ये प्रॉब्लम कभी भी टैकल नहीं होगी। सर, बहुत सी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, जैसे पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो आज से तकरीबन 20-25 साल पहले पुरानी जजमेंट है। इसके अलावा और कई जजमेंट्स हैं जो क्लियरली कहती हैं कि हेल्थ प्रोवाइड करना लोगों को स्टेट का काम है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो लोगों को राइट टू लाइफ है उसका मीनिंग भी इन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ने एक्सपैंड कर दिया है टू से दैट राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड ओनली राइट टू लाइफ, इट मीन्स राइट टू हेल्दी लाइफ, इट मीन्स राइट टू रिसीव ट्रीटमेंट if needed in emergency. But this right is against the state. It is not against private enterprise. However, when we see the total data, the state is providing healthcare to around 20 or 25% only of the population. 75 to 80% healthcare in this country, WHO का डाटा उठा लीजिए, इवन इंडिया का अपना जो नेशनल हेल्थ सर्वे है उसको ले लें तो प्राइवेट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। जो ये पुअर एलोकेशन है हेल्थ को, ये डॉक्टर्स के हाथ में नहीं है। अगर सरकार 20% या 25% ही हेल्थ केयर देश में प्रोवाइड कर रही है, इसके दोषी डॉक्टर्स नहीं है, मगर जो लोगों का गुस्सा है वो निकलता डॉक्टर्स पे है। ये एक चीज है जिसका समाधान हमारे हाथ में नहीं है और आप ही इसका समाधान निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, मुझे कईयों ने कहा है कि जी इंडियन पीनल कोड में अमेंडमेंट की गुंजाइश नहीं है। भाई, अभी जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट बना था 2013 में, जिसमें रेप विक्टिम्स और बर्न विक्टिम्स के लिए स्पेशल प्रावधान किए गए थे इंडियन पीनल कोड में, क्योंकि ये देखा गया था कि जो एग्जिस्टेंट सेक्शंस थे इंडियन पीनल कोड के, दे वर इनसफिशिएंट टू डील विद द प्रॉब्लम व्हिच वाज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। जब किसी भी चीज की इतनी जरूरत महसूस की जाती है तो उसके लिए इवन इंडियन पीनल कोड में अमेंडमेंट की जा सकती है। हमारी आपसे गुजारिश है कि आईपीसी के सेक्शन 189, 332, 333, 353 में जो प्राइवेट डॉक्टर भी है उसको इंक्लूड किया जाए within the definition of public servants। और जैसे कि पब्लिक सर्वेंट को अपना काम करने से रोकने के लिए आईपीसी में स्पेशल प्रावधान है, उसी तरह डॉक्टर्स चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस में हैं चाहे प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनको भी मारपीट द्वारा या काम करने से अगर उनको रोका जा रहा है तो उसके लिए स्पेशल प्रावधान जैसे पब्लिक सर्वेंट्स के लिए रखे गए हैं आईपीसी में, वही डॉक्टर्स के लिए भी होने जरूरी है। ये प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एक्ट्स बहुत सी स्टेट्स ने बनाया, आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले बनाया था। आज तकरीबन 20 स्टेट्स इंडिया में प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एक्ट रखती है। अनफॉर्चुनेटली तकरीबन पिछले 10 सालों में मेरी नॉलेज में 2 से 3 केसेस हैं जिसमें कन्विक्शन कहीं हुई होगी किसी की वायलेंस करने के लिए। 99.99% वायलेंस के केसेस इन एक्ट्स के होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं किया जाता।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम उठती है जब हम पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने जाते हैं। जो एसएचओ साहब हैं वो कहते हैं जी मुझे तो आईपीसी पता है, सीआरपीसी पता है, ये एक्ट अगर आप कहते हो है तो पहले तो कॉपी ला के दो मुझे। वो प्रोसेस ही इतना रिगमरोल। अच्छा, कई पंजाब वगैरह में जैसे इनके सॉफ्टवेयर में जो आप एफआईआर लॉन्च कराने जाइए, इनके सॉफ्टवेयर में वो फैसिलिटी ही नहीं थी कि आप प्रिवेंशन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट जो 2009 से पंजाब में लागू था उसके तहत कोई कंप्लेंट लॉन्च कर सके। ये अब पिछले कोई 15-20 दिन पहले ये उस सॉफ्टवेयर में अपग्रेडेशन करवाई गई है। कहने का मतलब पुलिस वालों को इंडिविजुअल स्टेट एक्ट्स का कोई नॉलेज नहीं होती। उनके लिए आईपीसी या सीआरपीसी यही उनकी बाइबल है, यही उसको वो जानते हैं, और जो उसमें नहीं है वो इनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल, पुलिस ऑफिशियल एक कंप्लेंट पे एक्शन नहीं लेता, एक्शन मींस एफआईआर लॉन्च नहीं करता, और ये चीज ललिता कुमारी जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, इसमें ऑलरेडी बड़ी क्लियरली है कि एफआईआर तो लॉन्च होनी ही है, वो हक है पब्लिक का। मगर हम आपसे ये चाहते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एक्ट के अंडर अगर हम कंप्लेंट करते हैं पब्लिक ऑफिशियल को या पुलिस ऑफिशियल को और वो उस पर कार्रवाई नहीं करता, तो उस पे पेनल्टी, उस पे पनिशमेंट का लॉ पास किया जाए या उसकी अमेंडमेंट इन प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एक्ट्स में जोड़ी जाए। दूसरी चीज, हॉस्पिटल्स में, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ही शुड बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर taking action in case of violence occurring against a subordinate। जो रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट होती है, वो रेजिडेंट डॉक्टर अपनी पढ़ाई करने, अपनी एमडी एमएस करने आया हुआ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, पता नहीं केरला से आया है, पता नहीं उड़ीसा से आया है, वो डर जाता है, वो उस चीज को फॉलो नहीं करेगा। ये जिम्मेवारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की होनी चाहिए। और अगर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन एक्शन नहीं लेता, पुलिस कंप्लेंट नहीं करता, तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन पे एक्शन का प्राविधान होना जरूरी है। मुझसे कई बार ये सवाल पूछा गया है कि क्या डॉक्टरों की कभी गलती नहीं होती? होती है सर, क्यों नहीं होती? डॉक्टर इंसान है, गलती तो होएगी, मगर उस गलती पे कम से कम 6-7 जगह कंप्लेंट की जा सकती है। कंज्यूमर कोर्ट जाया जा सकता है, स्टेट मेडिकल काउंसिल में जाके कंप्लेंट की जा सकती है, पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर लॉन्च करते हो, आप रिट फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, अगर आपको लगता है आपके फंडामेंटल राइट, जो राइट टू हेल्थ है, वो वायलेट हुआ है। आप अगर पुलिस आपकी कंप्लेंट नहीं सुनती, आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट कर सकते हो, आप एम्प्लॉयर के पास कंप्लेंट कर सकते हो, ह्यूमन राइट कमीशन में कंप्लेंट कर सकते हो, और अब जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है उसकी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी पे भी कंप्लेंट कर सकते हो अगर आप डिससैटिस्फाइड हो या आपको लगता है आपके डॉक्टर ने आपके साथ गलत किया। मगर कहां, किस लॉ में लिखा है कि आप मारपीट कर सकते हो डॉक्टर के साथ अगर आपको लगता है कि डॉक्टर ने गलत किया? ये किसी आईपीसी के सेक्शन में आपको पावर नहीं दी गई, और ये होता है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन 8-9 जगहों पे कंप्लेंट भी की जाती है, हमारे साथ मारपीट भी की जाती है, और उसके बाद दोषी भी हमें ही ठहराया जाता है। मरीज इन सब 8-9 तरीकों को इस्तेमाल करते हैं, कंप्लेंट इनमें करते हैं, उसके अलावा मारपीट भी करते हैं, और सारी चीज में फिर दोषी डॉक्टरों को ठहराया जाता है। सो ये एक्सेप्टेबल नहीं रह गया। बहुत
फ्रस्ट्रेशन हो रही है डॉक्टर्स में इस चीज़ के खिलाफ। और हालांकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20(2) अगर देखें तो उसमें एक प्राविधान है कि एक पर्सन को पनिशमेंट एक ऑफेंस के लिए एक बार से ज्यादा नहीं दी जा सकती। मगर डॉक्टर्स शायद भारत के सिटीजन्स हैं ही नहीं, क्योंकि इनको एक क्राइम के लिए, या क्राइम कह लें या एक गलती के लिए, इनको कितने ही कोर्ट्स में कितने ही तरीके से, मतलब स्टेट मेडिकल काउंसिल में उनकी डिग्री, उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जाएगी, उनको कंपनसेशन अवार्ड की जाएगी कंज्यूमर कोर्ट्स द्वारा, उनको पुलिस केस में फंसाया जाएगा, क्रिमिनल केस फाइल किया जाएगा। सो एक गलती या क्राइम, जो मर्जी उसको आप कह ले, उसके लिए डॉक्टर्स ही प्रॉबेबली ऐसे लोग हैं या ऐसे सेगमेंट हैं सोसाइटी के जिनको मल्टीपल फोरा पे ट्राई किया जाता है, उनका ट्रायल होता है, और ये सब जो है, जो प्रेस में और जो ट्रायल टीवी पे चलता है, वो अलग है। कई बार मुझे ये बताया गया है कि जी अस्पताल में दाखिल होना तो किसी बंजी जंपिंग से भी खतरनाक है। अगर आप प्लेन में फ्लाई कर रहे हो, वो 100 गुना सेफ है किसी अस्पताल में दाखिल होने से। अस्पताल में दाखिल होने से आपकी मौत होने का चांस कहीं ज्यादा है, और किसी एयरप्लेन में फ्लाई करने से जो उतना रिस्क नहीं। अच्छी बात है, हर बार मैं ये स्टैटिस्टिक्स सुनता हूं। इस बार मैंने जाके थोड़ी सी रिसर्च की। हमने ये देखा कि जितने मर्जी फ्लाइट्स हैं, अल्टीमेटली दुनिया में 28,241 जहाज हैं जो सिविलियन एयरक्राफ्ट है। 88% इन जहाजों में या बोइंग बना रहा है या जो एयरबस बनाता है। और बोइंग जो है वो कुल मिला के 15 किस्म के जहाज बनाता है, एयरबस कुल मिला के 10 किस्म के जहाज बनाता है। सो कुल अगर हम देखें तो वेरिएशन बहुत कम है। जो पायलट फ्लाई करता है उसके लिए जो कंसोल है वो लगभग स्टैंडर्डाइज्ड है, बहुत माइनर वेरिएशन 2, 4, 5 की होती है। अब हम इंसानों पे आ जाएं। कुल इंसान 700 करोड़। एक इंसान के 25,000 जीन्स हैं। अगर मैं किसी एक इंसान, 2 इंसानों को सड़क से उठा लूं, आपस में उनमें कम से कम उनके जीन्स में 30 लाख डिफरेंसेस हैं। जब आप एयर फ्लाइट की बात करते हो, जो उनका कंट्रोल पैनल है उसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि हार्डली एनी डिफरेंस। यहां पे हम बात कर रहे हैं किसी 2 लोगों के बीच में 30 लाख डिफरेंसेस की। अगर हम WHO की वो लें, उठाएं स्टैटिस्टिक्स, तो उनके हिसाब से 13,600 बीमारियां, 4,000 किस्म के ऑपरेशन हैं, 6,000 डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जो दुनिया भर में किए जाते हैं। वेरिएशन तो होगी, रिस्क ज्यादा होगा। आप वही टैबलेट पैरासिटामोल की 25,000 लोगों को पहले दे चुके, किसी को रिएक्शन नहीं हुआ, वो 25,000 एक में को हो सकता है, क्योंकि इतनी वेरिएशन है। हर एक जगह मैं सुनता हूं डॉक्टर्स पे ये होना चाहिए, डॉक्टर्स पे वो होना चाहिए। आप सूली पे टांग दो। मगर ये याद रखें कि स्टालिन बिल्कुल जो बाहुबली हम कह सकते हैं वो रशिया का था, जब वो बीमार हुआ, अपना जो उसका पर्सनल फिजिशियन था उसको उसने अरेस्ट कर लिया था, उसको शक हो गया था किसी बात में, और किसी को भी फांसी पे चढ़ा देना, किसी को भी साइबेरिया भेज देना बहुत आम बात थी। उसको स्ट्रोक हुआ, डॉक्टर्स थे वहां पे, मगर इतना डरे हुए थे किसी ने हाथ नहीं लगाया।
और बाद में क्रुश्चोव जो प्रीमियर बने रशिया के, उनकी अपनी स्टेटमेंट थी कि शायद समय पे अगर डॉक्टर्स ने इनको ट्रीट किया होता तो या तो बच जाते या कम से कम जिंदगी उनकी प्रोलॉन्ग हो जाती। तो आप मारिए, पीटिए, पनिश करिए, जेल भेजिए, जितना मर्जी डराइए, मगर डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा डरना सोसाइटी के लिए, मरीज के लिए भी शायद सही नहीं है। और जब वायलेंस हो रही होती है ना, वहां पे सर प्रूफ तो चाहिए ही नहीं, वहां तो एक्यूजेशन चाहिए कि जी डेड बॉडी को वेंटिलेटर पे रखा, किडनी निकाल ली, बेबी बदल दिया, इमरजेंसी में आए डॉक्टर ने तो देखा ही नहीं। ये कोई नहीं पूछता कि वो डॉक्टर क्या ड्यूटी पे था, क्या वो किसी दूसरे मरीज में बिजी था। हर मरीज के लिए अगर डॉक्टर चाहिए तो उसके लिए हमें बजट में प्रावधान चाहिए। तो हमें एक एमपीजीआई की इमरजेंसी में एक समय पे 2 डॉक्टर्स नहीं 20 डॉक्टर चाहिए, मगर उसके लिए फंडिंग कहां से आएगी? एक डॉक्टर अपनी सैलरी से किसी दूसरे डॉक्टर को तो नहीं एम्प्लॉय करेगा, वो तो सरकार को ही करना है। किडनी किसी की निकाली गई है, वो किडनी क्यों निकाली गई है ये बात तो बाद में आएगी सामने, मगर पहले डॉक्टरों से मारपीट, अस्पताल तोड़ना तो वो पहले शुरू हो जाता है। और कितने ही इंस्टेंसेस मैं सुन चुका हूं कि जी किडनी चोरी हो गई, किडनी चोरी हो गई। जब भी उनकी बाद में हम केस को फॉलो अप करते हैं तो पता लगता है किसी के किडनी में पस पड़ी हुई थी, वो स्टोन के ऑपरेशन के लिए गया था, किडनी में पस थी तो किडनी निकालनी पड़ी। अरे जो पस भरी किडनी निकाली गई है वो किसी दूसरे में डाली नहीं जा सकती। वो अगर निकाली गई है वो आपके फायदे के लिए निकाली गई है, क्योंकि पस शरीर में रहेगी तो शरीर में फैल के सेप्टिसीमिया करेगी। मगर उस समय तक की तो बात ही नहीं होती, मारधाड़ तो पहले ही शुरू हो जाती। ये जो एक्यूजेशन पे ही मार पिटाई है, अनलेस एंड अनटिल इसको स्ट्रिंजेंटली डील करेंगे एक स्पेशल एक्ट के साथ या आईपीसी की किसी स्पेशल प्राविधान के साथ, तो ये इसकी दिक्कतें बहुत हैं। दूसरी जो हमारी सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है वो है कि डॉक्टर्स पे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हर 2 मिनट पे शुरू की जाती है। आजकल मरीज की मौत अस्पताल में बाद में होती है, पहले पुलिस स्टेशन बैठे होते हैं, पोस्टमार्टम की तो वेट ही नहीं होती, पहले पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाई जाती है। अगर कोई डॉक्टर सड़क पे जा रहा है, चाकू निकाल के किसी को मारता है, जरूर जाइए पुलिस में कंप्लेंट करिए, मैं नहीं मना करता। मगर इंडियन पिनल कोड के 4 सेक्शंस तो मुझे पता है, मैं कोई लॉयर नहीं, जो क्लियरली कहते हैं कि अगर मैं कोई काम किसी इंसान के भले के लिए कर रहा हूं और उस काम को करने में कोई एक्सीडेंट होता है, चाहे मैंने कंसेंट बंदे से लिया था या नहीं लिया था, वो एक क्रिमिनल एक्शन नहीं माना जा सकता, उसके लिए उसको क्रिमिनली प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी व्यू है कि डॉक्टर्स को क्रिमिनली प्रोसिक्यूट किया जाए। ये चीज अब आपके हाथ में है और आप ही इस चीज का समाधान निकाल सकते हैं। हमारे पास तो इंसिडेंसेस हैं जहां पे डॉक्टर्स को सेक्शन 302 मर्डर के लिए उन पे पुलिस के एफआईआर लॉन्च किया गया। मर्डर क्या था कि मरीज जिसके अंदर बच्चा मर चुका था, वो डिलीवर नहीं कर पा रही थी और बच्चे को डिकैपिटेट करके बच्चे को डिलीवर किया गया। इस चीज पे सेक्शन 302 के अंडर आजमगढ़ में ये एफआईआर फाइल हुई। सेक्शन 304 के अंडर कितने ही केसेस मेरे पास हैं जो फाइल किए जा चुके हैं। 3 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की हैं हमारे पास जो बड़ी क्लियरली कहती हैं कि अगर डॉक्टर के अगेंस्ट आपने एफआईआर करना है तो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करना है। और हमारे पास हमने आरटीआई में पंजाब से और हरियाणा के सारे पुलिस स्टेशन से इंफॉर्मेशन ली थी। इन्होंने 70 डॉक्टर्स के अगेंस्ट क्रिमिनल केस फाइल किया 4 साल के ऊपर, जिनमें से केवल 4 में इन्होंने वो प्रोसीजर फॉलो किया जो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस में था।
कहने का मतलब कि डॉक्टर्स पे हमारे हिसाब से क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन बनती ही नहीं है अगर वो मरीज की जिंदगी बचाने के लिए कोई काम कर रहे हैं, उस काम में सक्सेसफुल नहीं होते, उस काम में कोई गलती हो जाती है, उस काम में कोई एक्सीडेंट हो जाता है। किसी भी सूरत में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अनजस्टिफाइड है हमारे व्यू में, और आपसे हमारा निवेदन है कि आप इस चीज के बारे में कुछ सोचें, कुछ करें। जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी क्लियरली कहा था, वो ये कहा था कि पुलिस वाले एक प्राइवेट कंप्लेंट डॉक्टर के खिलाफ नेग्लिजेंस की एंटरटेन ही नहीं कर सकते जब तक वो किसी मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन ना ले। यहां पे रोज हम केसेस देखते हैं जो पुलिस डॉक्टर्स के खिलाफ फाइल करती है। मेरी बहुत सीनियर पुलिस वालों से बहुत बार पैनल डिस्कशंस में, कईयों के साथ वैसे उठने बैठने में डिस्कशन हुई है, और सबका अपना अपना व्यू है। कुछ कहते हैं कि जी हम FIR लॉन्च कर सकते हैं मगर हम अरेस्ट नहीं कर सकते। दूसरे भाई साहब कहते हैं कि जी हम ये जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं ये तो आते जाते रहते हैं, हम तो CRPC और उसमें जो भी लिखा है वो फॉलो करेंगे, और CRPC में कहीं नहीं लिखा कि डॉक्टर को अरेस्ट करने से पहले हम कोई मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन लें। एक भाई साहब का हर बार, मतलब 3 बार उन्होंने डॉक्टर्स को अरेस्ट किया, और तीनों बार उनका एक ही एक्सक्यूज था कि जी हमने तो अरेस्ट किया पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए, अदरवाइज वहां पे रॉयट हो जाती। एक वेरी सीनियर पुलिस ऑफिशियल, उनकी स्टेटमेंट थी कि जी पुलिस मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन ले सकती है, जरूरी नहीं है। तीसरा हमारा जो मेन मुद्दा मैं आपके सामने लाना चाहूंगा वो है कैपिंग ऑफ कंपनसेशन का। सर 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, उससे पहले तक सरकार, डॉक्टर और मरीज तीनों बीमारी से लड़ा करते थे। अब इस एक्ट के आने के बाद कोर्ट्स ने कह दिया है कि अब मरीज मरीज नहीं है, वो ग्राहक है, वो कंज्यूमर्स है। अगर वो ग्राहक है तो हम दुकानदार बन गए। हालात अब ये हो गए हैं कि अब डॉक्टर्स लड़ते हैं मरीज से, उसकी बीमारी से और सरकार से। जो हम सबको लड़ना चाहिए था बीमारी से, वो अब हालात ये हो गए हैं कि हम सब मिलकर के लड़ रहे हैं डॉक्टर से। 2 मेरे बस केवल इसमें पॉइंट्स हैं, और वो पॉइंट ये हैं कि सर हमारी कंट्री एक रिसोर्स पुअर कंट्री है, और ऐसी कंट्री में जहां अगर मैं PGI की इमरजेंसी में जाऊं तो वहां मुझे कम से कम 50 मरीज मिलेंगे जिनको वेंटिलेटर की आवश्यकता है, जो सांस खुद नहीं ले सकते, जिनमें ट्यूब डाल करके एक रिश्तेदार खड़ा है जो एक बैग के साथ उसको सांस दे रहा है। कम से कम 50। वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं होता, कितने मर्जी वेंटिलेटर्स हों हमारे हमेशा कम पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में जो वहां पे सीनियर रेजिडेंट है या जूनियर रेजिडेंट है, जब उसको वेंटिलेटर होता है तो वो क्या करे? एक मरीज अगर मर गया तो उसके रिश्तेदार जो कंपेंसेशन कोर्ट देगी, क्योंकि वो मरीज गरीब था इसलिए कोर्ट की कंपेंसेशन 2 लाख रुपए आएगी या 4 लाख आएगी। और दूसरा मरीज है जो बहुत अमीर है, जो महीने में करोड़ों कमाता है, अगर कहीं वो मर गया तो कंपेंसेशन जो आएगी वो तो करोड़ों में आएगी। तो क्या हम चाहते हैं कि जो रेजिडेंट वहां डॉक्टर है वो अपना डिसीजन मेडिकल ना लेके इस बात पे ले कि मेरे पे कल को अगर केस हुआ तो वो जो अमीर पेशेंट है वो ज्यादा अमाउंट के लिए मांगेगा, इसलिए मैं वेंटिलेटर पहले अमीर को दूं? ये तो डिस्क्रिमिनेशन।
इस बात को आपको एक अच्छे ओपिनियन मेकर्स के साथ सोचना पड़ेगा। ये जो अनलिमिटेड कंपेंसेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में है, ये हमारे काम करने के तरीके को बहुत इनहिबिट कर रही है और इससे हम मरीज को बीमारी के लक्ष्य उससे नहीं, हम उसकी कमाई क्या है उस लहजे से देख रहे हैं। ये चीज मरीज के लिए, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए ठीक नहीं। ये कहना कि जी मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल रिसोर्सेज जो हैं वो अब अमीरों के लिए हैं, गरीबों के लिए नहीं है। इफेक्टिवली अगर हम इस तरह की कंपेंसेशंस अलाउ करते रहे तो यही जवाब मुझे तो समझ आता है। सर मुद्दे तो और भी बहुत से हैं, मगर मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। क्रॉस पैथी एक मुद्दा है, क्वैकरी है, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, नया एक्ट जो आया है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स कर रहा है। मगर सारी चीज़ें मैं इस माध्यम से नहीं आपका वक्त लूँगा। मेरी बात आप तक पहुँचे इस बात की मैं प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।